गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सरकार के दो रूप होते हैं। एक तो सरकार होती है एकात्मक सरकार और दूसरी होती है संघात्मक सरकार। हम सभी जानते हैं कि प्रशासन ने की सुविधा की दृष्टि से सरकार को दो भागों में बांटा गया है। राज्यों में जनसंख्या इतनी विशाल होती है कि एक सरकार द्वारा उनका प्रशासन चलाना असंभव होता है। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों को अनेक प्रांतों और इकाइयों में बांटकर शासन व्यवस्था को मजबूत और व्यवहारिक बनाया जाना आवश्यक हो गया है। शक्तियों का यह बंटवारा संवैधानिक नियमों के तहत ही किया गया है, जिससे केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का बंटवारा है उसको लेकर कोई भी मतभेद उपस्थित ना हो। जब शक्तियों का विभाजन नहीं होता तो वहां पर केवल एक ही सरकार होती है और जिसे एकात्मक सरकार कहा जाता है। लेकिन एकात्मक सरकार की व्यवस्था बहुत कम देशों में पाई जाती है। संविधान द्वारा ऐसी सरकार को शक्तियों का प्रयोग करने की छूट होती है और दूसरी जो व्यवस्था होती है वो संघात्मक सरकार होती है। इस व्यवस्था में केंद्र को महत्वपूर्ण शक्तियां दी जाती हैं, लेकिन कुछ शक्तियां प्रांतीय सरकारों को भी दी जाती हैं। इस व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट और व्यावहारिक रूप से होता है। प्रांतीय सरकारें अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी करने में स्वतंत्र होती हैं। इस तरह से अब हम इसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि एकात्मक सरकार क्या है। जब शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास केंद्रित होती हैं, जिसमें कि पूरे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका होती है, तो ऐसी जो सरकार होती है जिसमें कि अलग अलग सरकारें नहीं होती हैं और इन सरकारों की शक्तियों का जो मूल स्रोत होता है वो केंद्रीय सरकार होती है। एकात्मक सरकार अपने को प्रांतीय व प्रादेशिक सरकारों का पर कम से कम निर्भर बनाने की कोशिश करती है ताकि उसकी अखंडता को खतरा उत्पन्न नहीं हो। तो इस तरह से जो एक सरकार होती है जिसमें कि प्रांत और जो केंद्र है वो अलग अलग बटे हुए नहीं होते हैं। ब्रिटेन में इस प्रकार की सरकार देखने को मिलती है। फ्रांस और चीन में भी ऐसी ही सरकारें हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जिस देश में शासन की सारी शक्तियां एक ही हाथ में हो तो वह एकात्मक सरकार होती है। एकात्मक सरकार की कुछ डेफिनेशंस की चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे विलोबी के अनुसार एकात्मक सरकार में प्रथम बार सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं और वह सरकार जिस प्रकार उचित समझे इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र रूप से प्रादेशिक सरकारों में कर सकती है। दूसरी डेफिनेशन आती है डाइसी की। डाइसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा शासन की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन कहलाता है। सीएफ स्ट्रॉन्ग के अनुसार एकात्मक राज्य वह राज्य है जो एक केंद्रीय शासन में संगठित हो, अर्थात केंद्रीय सरकार के संबंध में बनाए गए विभिन्न जिलों की शक्तियों को केंद्रीय सरकार की इच्छा अनुसार संगठित और संचालित करे और केंद्रीय शक्ति संपूर्ण क्षेत्र में अपने प्रदेशों को विशेषाधिकार देने वाले किसी भी कानून से सीमित न होकर सर्वोच्च रहे। गार्नर के अनुसार एकात्मक सरकार वह होती है जहां संविधान द्वारा सरकार की समस्त शक्तियां अकेले केंद्रीय अंग या अंगों को दी जाए और स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियां स्वतंत्रता व अस्तित्व केंद्रीय अंग या अंगों से ही प्राप्त करें। इस तरह से कुछ ये डेफिनेशन की बात हमने करी है। दूसरी बात आती है कि इसका जो विशेषताएं हैं वो क्या है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है। हालांकि कुछ प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को प्रांतों और इकाइयों में भी बांटकर कुछ शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें दे दी जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब केंद्रीय सरकार कभी भी चाहे तो वह इन शक्तियों को वापस ले सकती है। इसका अर्थ ये होता है कि एकात्मक सरकार के पास में शासन की सारी शक्तियां केंद्रित होती हैं,
और अपनी शक्तियों का बंटवारा प्रादेशिक सरकारों को भी करने में स्वतंत्र और सक्षम होती है। एकात्मक शासन में प्रभुसत्तात्मक शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास ही रहती हैं। इसमें इकाइयों को प्रभुसत्तात्मक शक्तियां नहीं दी जाती हैं। तीसरा है, एकात्मक शासन में इम्पोर्टेंट बात है, इकहरी नागरिकता पाई जाती है और इसमें केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग नागरिकता यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होता है। अगला आता है, एकात्मक सरकार में एक ही कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका होती है। प्रांतों या इकाइयों की कोई कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका नहीं होती है। मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, एक पक्षीय न्यायपालिका होती है और इकहरी नागरिकता होती है। एकात्मक शासन में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। संविधान का होना एकात्मक सरकार को औचित्यता प्रदान करता है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में करके प्रादेशिक सरकारों से उसकी रक्षा भी करता है। लिखित संविधान का होना एकात्मक शासन को वैधता प्रदान करता है। ब्रिटेन में यह संविधान लिखित है जबकि फ्रांस में लिखित है। ब्रिटेन में यह संविधान अलिखित है और फ्रांस में लिखित है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का स्वरूप लचीला या कठोर दोनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता, समान संप्रभुता वाले निकायों का अभाव, इकहरी नागरिकता, इकहरा शासन, लिखित या अलिखित कठोर या लचीला संविधान, ये सब क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कही जा सकती हैं। एकात्मक का जैसे कि शाब्दिक अर्थ समझ में आता है, एक व्यक्ति या एक तरीके का शासन। तो सबसे पहली बात है, एक तरीके में हम आ जाते हैं शक्तियों के केंद्रीकरण पर। दूसरी बात आती है कि सेंट्रल की सर्वोच्चता होगी यानी कि केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता होगी। तीसरी बात आ जाती है कि इकहरी नागरिकता है, इकहरा शासन है, लिखित या अलिखित कठोर संविधान हो सकता है, लचीला या कठोर हो सकता है। तो ये सब क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं कही जा सकती हैं। अगला आता है हमारे पास में कि इसकी क्वालिटी या मेरिट्स क्या है। मेरिट्स ऑफ एकात्मक यूनिटरी गवर्नमेंट। इसकी क्या है कि लोगों का ये मानना है कि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा जो देश है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, तो किसी तरह के मतभेद की उम्मीद नहीं होती है। दूसरी बात आती है कि ये संकट काल के लिए उपयुक्त होता है। कैसे कि जैसे कि भाई तुरंत डिसीजन लिया जाता है कि शक्तिशाली केंद्र का होना संकट काल के लिए आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में कि एकात्मक शासन व्यवस्था ही ऐसी ही शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करके जो संकट है उससे निपटने में सक्षम होती है, जिससे केंद्रीय सरकार को प्रादेशिक सरकारों से इसमें सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आता है कि दक्ष और कार्यकुशल प्रशासन। कि एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी जो नीतियां और निर्णय हैं वो केंद्रीय सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में जिससे सुविधा रहती है। फिर आता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था मुख्य रूप से क्या होती है, लचीली होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी संशोधन करते समय प्रांतीय सरकारों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। विलोबी ने इसीलिए संविधान के लचीलेपन को एकात्मक शासन व्यवस्था का आधार माना है। शक्तिशाली शासन की बात की जाती है कि एकात्मक शासन व्यवस्था शक्तिशाली होती है क्योंकि शासन की सारी शक्तियां किसमें निहित होती है, केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, जिससे कानून बनाने का उत्तरदायित्व, कानून लागू करने का दायित्व केंद्रीय सरकार पर ही होता है। प्रांतीय सरकारें केंद्र के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होती हैं, जिससे क्या होता है कि देश में मतलब ये रहता है ना कि सुप्रीम का अपन को ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। फिर है सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरल शासन। एकात्मक शासन प्रणाली में शासन का संगठन बहुत सरल होता है।
ना तो इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, ना दोहरी नागरिकता होती है। संविधान भी क्या होता है, सीधे सीधे कानूनों का व्यवस्थापक होता है। और दूसरी बात आती है कि इसको कहते हैं कि लेस एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें एकात्मक शासन में एक ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होने के कारण प्रांतीय सरकारों के ऊपर होने वाला खर्च बच जाता है और प्रांतों के लिए अलग से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये छोटे देशों के लिए अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली भी व्यावहारिक रूप से हम जाने तो हमें लगेगा कि जितना अगर बड़ा देश होगा तो उसमें क्या होगा कि बहुत बड़ा एरिया होगा और वो एक सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या होता है कि अपन को पावर ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है। तो ये उन देशों के लिए जो कि छोटे हैं, अधिक विकसित नहीं है, तो उनके लिए ये उपयुक्त माना जाता है। फिर शासन की एकता इसमें देखने को पाई जाती है, क्योंकि कानून एक ही कार्यपालिका होती है, तो जो कानून निर्मित होते हैं वो पूरे देश के लिए लागू हो जाते हैं। अगला आता है संघर्षों या मतभेदों का अभाव हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उसमें निर्णय केंद्रीय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, इसीलिए किसी भी प्रांतीय सरकार को विरोध करने की गुंजाइश नहीं होती है। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विदेशी संबंधों को बनाने में सहायक कि केंद्रीय सरकार अपने निर्णय जो होते हैं वो नीतिगत रूप से लिए जाते हैं और केंद्रीय सरकार का नियंत्रण मजबूत होता है, स्थिर सरकार होती है, उत्तरदायी और निर्णय लेने में सक्षम सरकार ही विदेशों से संबंध स्थापित कर सकती है। उत्तरदायी सरकार होती है क्योंकि क्या होता है कि विपक्ष एकात्मक में क्या होता है, समस्त निर्णय और नीतियों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार होती है, किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है। सॉवरेंटी का गुण पाया जाता है कि प्रत्येक निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एकात्मक जो शासन प्रणाली है वो कुशल है, प्रभावी है और आम आदमी की समझ होती है, छोटे देशों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यवस्था में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो कुछ हम यहाँ पर इनके दोषों की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर सारी शक्तियाँ एक साथ केंद्रित हो जाती हैं तो वह तानाशाह का रूप ले सकती है। दूसरी बात है कि अगर सेंट्रल की जो निरंकुशता है वो प्रांतीय और प्रादेशिक सरकारों के स्वतंत्रता को कुचल देती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्तमान में जितनी स्पेशलाइजेशन हो रहा है, विशेषीकरण के आधार पर जो कार्य विभाजन हो रहा है, तो ये क्या है कि वर्तमान स्थितियों के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं होती है। ये बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है, जैसे भारत है, अमेरिका है, रूस है, ये इनमें इसको नहीं अपनाया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि गार्नर ने जैसे कहा कि स्थानीय शासन का महत्व और उपयोगिता का नाश हो जाता है। शक्तियों के केंद्रीकरण से जनतंत्री भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो कुछ मामलों में ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में इसका दोष है। वो एक समय और राज्यों की जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि क्या होता है कि एकात्मक शासन में विदेश नीति के संचालन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि भाई एक साथ निर्णय लिए जाए और सुदृढ़ आंतरिक व्यवस्था हो। तो ये माना जा सकता है कि आज भी जो ये एकात्मक शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन, जापान में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो हर व्यवस्था का, जैसा हम सभी जानते हैं, कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं, कुछ उनके इम्प्लीकेशन के भी पॉइंट होते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।